मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर हमने ये 3 महीने एंजॉय किए, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिसेस बट एटलीस्ट बाजार को कंफर्ट मिल रहा था कमोडिटीज की सॉफ्टनेस का। सर ये कमोडिटीज का बीच का जो कोलैप्स रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत एक शॉर्ट टर्म था या फिर ये परसिस्ट करेगा और ये आपको पूरी इक्विटी को अपसाइड का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए पूरा मौका देगा? मेटल्स पे, क्रूड पे और एग्री कमोडिटीज को में जो ये सॉफ्टनेस है, क्या बरकरार रहेगी? आपको इसका अंदाजा कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये क्या परसिस्ट करेगी सॉफ्टनेस? देखिए, मैं मेटल्स पे फोकस करता हूँ क्योंकि एग्री कमोडिटी थोड़ा अलग ट्रेड है। मेटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी सिचुएशन एकदम क्लियर नहीं है डिमांड को लेके, क्योंकि जिस तरह से यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है और उसके बाद लग रहा है कि अभी यूएस फेड का जो रेट हाइक है वो एग्रेसिव ही रहने वाला है। उसके अलावा यूरोप की भी स्थिति कोई खास सही नहीं बनी हुई है और चाइना में अभी भी हम देख रहे हैं कि बीजिंग में कोविड इन्फेक्शन वापस से काफी फैल रहे हैं। तो जो डिमांड आउटलुक है मेटल स्टॉक्स के लिए वो इतना कोई पॉजिटिव अभी भी नहीं दिख रहा है। हालांकि ये हुआ है कि इंडियन जो स्टील कंपनीज हैं उनके लिए कॉस्ट रिडक्शन काफी जल्दी हो गया है। स्टील प्राइस ड्रॉप से ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन हो गया है। जैसे कि कोकिंग कोल जो कि $550 था वो गिर के $238 आ गए और आयरन ओर के भाव भी डोमेस्टिकली काफी गिरे हैं। एनएमडीसी ने कम से कम 2-2.5 हजार रुपए पर टन से आयरन ओर का भाव काट दिया है। तो जिस तरह से स्टील का जो भाव गिरा है 10 से 11 हजार रुपए पर टन, उसके मुकाबले कॉस्ट सेविंग भी 12,000 के आसपास आ गई। तो उसी की वजह से आप जो मार्केट में देख रहे हैं एक सपोर्ट आ रहा है स्टील कंपनीज को। बट इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो कॉस्ट रिडक्शन है वो नॉर्मली 1-1.5 महीने के लैग से फ्लो इन करता है। तो जैसे कि अभी भाव गिरा है तो लेकिन आपके पास तो इन्वेंट्री पहले से ही होती है रॉ मटेरियल की, और तो 1-1.5 महीने बाद अब क्वेश्चन ये है कि स्टील का भाव यही टिका रहेगा या और नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा। तो अभी एक रिलीफ रैली हम देख रहे हैं। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए उनको इस मौके का फायदा उठा के अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ क्लैरिटी आ गई है कि हम वापस से मेटल स्टॉक्स पे लोड अप कर लें। तो मेटल्स पर आप देखें तो बहुत, अगर आप देखें अपसाइड का कन्विक्शन नहीं है और हायर लेवल्स पे एग्जिट की ही राकेश जी की राय है यहाँ पर। अच्छा सर, अब आते हैं कि एग्जैक्टली ये अर्निंग सीजन जिस नोट पे स्टार्ट हुआ, आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखे और आपने कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के, फ्रंटलाइन आईटी कंपनियों के नंबर्स को देखा। लेट्स बिगिन विद द बैंक्स, स्पेशली जिस प्रकार के नंबर्स एचडीएफसी बैंक ने दिए और इनफैक्ट मिड कैप में फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस अर्निंग सीजन की बिगिनिंग को आप कैसे रीड कर रहे हैं और क्या इंप्रेशन मिल रहा है इस अर्निंग सीजन को देखते हुए? और देखिए, अर्निंग्स भी आ रही हैं, साथ ही साथ बाजार में डिप भी था सब्सटेंशियली। अब इसको देखते हुए आपकी प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में अपीयर क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, हमारी बाइंग लिस्ट में तो कोई खास चेंज नहीं आया जो लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी। डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं वहीं पे ही हमें फोकस करना है। तो इसमें बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, यूटिलिटीज हो गए, तो यही सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी हो गया या मेटल हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स में एफएमसीजी में कहना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है कमोडिटीज का, एफएमसीजी कंपनीज के पास एक लेवर मिल जाता है अपनी वॉल्यूम को पुश करने का, या मार्जिन एक्सपांशन तो उनको हो ही जाता है। तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, वहीं पे हमें बने रहना है और वहीं पे ही आई थिंक ज्यादा अपसाइड है। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, इधर यूएस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली है उससे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में दूर रहे। तो कोई मेटल, कोई आईटी, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इक्विटीज को पसंद नहीं आती। जो सर्टेन है वो डोमेस्टिक डिमांड ट्रैक्शन है। तो आप रखिए जो बैंक्स हैं, एफएमसी, राकेश सर एफएमसीजी अभी 2000 वाला एचयूएल देखते देखते लूंगा करते 2500 हो गया। मैं अभी भी लेने लायक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है ना? नहीं आशीष जी, देखिए ऐसा है ना कि कॉस्ट रिडक्शन काफी तगड़ा आया है। जैसे वीट का भाव है तो वो अभी यूक्रेन वॉर से पहले के लेवल पे चला गया है। और ऑयल पे भी अपन देख रहे हैं, पाम ऑयल है या कोई भी उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है।
जबकि एफएमसीजी कंपनीज एक प्राइस हाइक ले चुकी हैं। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उनका मार्जिन एक्सपांड होगा, या अगर डिमांड कमजोर रहती है तो वो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन को मिला है उसको यूटिलाइज करके वो अपना वॉल्यूम पुश कर सकती है। और जिस तरह से मानसून चल रहा है, रूरल डिमांड भी ठीक रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी की जो भी रैली स्टार्ट हुई है अभी और आगे तक जाएगी। अभी इतना जल्दी उतरने की कोई जरूरत नहीं है इस रैली से। तो फिर मिक्स्ड है, कुछ सेक्टर्स में पेन, कुछ में गेन। तो फिर ओवरऑल आपका मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है? अगर मैं कहूं एक सेंटिमेंट मीटर, राकेश सर आप कितने बुलिश हो अभी इस समय बाजार को लेकर, या फिर कितने कॉशियस हो, कैरिड अवे नहीं होने का समय? आपका सेंटिमेंट मीटर में आपका मूड कहां है? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि अर्निंग्स भी सबसे मेन ड्राइवर अभी रहने वाले हैं। तो अभी तक तो अर्निंग्स फोरकास्ट जो है वो ठीक ही चल रही है। अराउंड 18 to 20% ग्रोथ की बात चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा कि उसमें इतना कुछ डाउनग्रेड आने वाला है। तो उसको अगर देखते हुए मेरे हिसाब से 15,000 से जो 17,000 तक की रेंज है, मार्केट इसी में ही रहने वाला है। तो रेंज बाउंड ही मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है इस पूरे साल। अर्निंग्स का सपोर्ट है, कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ले देखे मुलाजरा है, तो मतलब मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। इसी रेंज में ही घूमता रहेगा, और सेक्टर रोटेशन थोड़ा होता रहेगा। तो अपने को थोड़ा ट्रेडिंग गेन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सेक्टर चल जाए उससे निकल के फिर दूसरे सेक्टर में घुसे। आई थिंक इस साल के लिए तो यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक बात। तो सेकेंड हाफ भी ऐसे ही रहने वाला है, कंसोलिडेशन का मूड होगा, सेक्टर रोटेशंस होंगे, स्मार्टली आपको जो इस समय के अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं उन पे बेट लेनी होगी। इस समय डोमेस्टिक थीम ड्राइव करिए, कोई एफएमसीजी, कोई प्राइवेट बैंक्स टाइप, या बैंक्स एज अ स्पेस। ये रुपए को लेकर राकेश सर आप जैसे लोग कंसर्न हो क्या? आज 80 के लेवल्स को भी ब्रीच कर गया, रिकॉर्ड लोज, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल वो भी टूटा। रुपए को लेकर कितने कंसर्न्स आप लोग के जहन में, और रुपए की इस वीकनेस के चलते क्या आरबीआई का थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड, उसका डर बनने लगेगा क्या? आशीष जी, अभी तो आरबीआई ने अपने पूरे दाव पेच खेले भी नहीं है रुपए को लेके, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले जरूर वीक हो रहा है, बट बाकी करेंसीज के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी चिंता का विषय है। आरबीआई के पास काफी तरीके हैं जिससे कि मेरे लिए वो इक्विटीज के लिए इंपॉर्टेंट था, वो रेट हाइक की तरफ और एग्रेसिव रेट हाइक की तरफ वो पढ़ने का भी ऐसा कुछ नहीं मानू ना, जो बाजार प्राइसिंग कर रहा है वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब अभी एक्सपेक्टेशन भी है कि रुपया थोड़ा और वीक होगा, और तो ये केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स चलता जा रहा है, तो आई थिंक जो होगा सब कंट्रीज के लिए होगा, और उन सब में इंडिया बेटर ही कर रहा है। और अभी आरबीआई के पास काफी एमुनेशन बाकी है रुपए को संभालने के लिए। तो मुझे कोई इतनी खास चिंता नहीं है रुपए को लेके। मतलब आप कहीं किसी और एसेट क्लास में भी जाएंगे तो भी यही इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा राकेश सर, एक और चीज, वो फ्लोज को लेकर, अब वो कभी कभी लग रहा था एफआई की सेलिंग खत्म हो रही है, इफ नॉट बाइंग मीनिंगफुली एटलीस्ट वो सेलिंग का प्रेशर अबेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर वो बीच में बढ़ गई थी। बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्या सेकंड हाफ की तरफ इंडिया की तरफ फ्लोज थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ राहत वहां से मिलना शुरू हुई है? ऐसा कोई इनिशियल, टू अर्ली टू रीड दैट? आशीष जी, जब तक कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज नहीं आएंगे और रिस्क ऑन ट्रेड चालू नहीं होगा ग्लोबली, कोई बड़े फ्लोज इंडिया की तरफ आने वाले नहीं है। तो देखिए, जब तक ये डॉलर इंडेक्स मजबूती की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि पैसा बाहर इमर्जिंग कंट्रीज की तरफ पहुंचेगा। तो आई थिंक अभी वेट एंड वॉच ही है, जब तक यूएस इकोनॉमी पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि फ्लोज इतने मीनिंगफुली बढ़ने वाले हैं इंडिया की तरफ। अच्छा राकेश जी, एक स्पेस और जो कि इस वक्त न्यूज़ में भी है, और वो है टेलीकॉम। अब जिस तरीके की अगर आप देखें टेलीकॉम ऑक्शन के लिए, और उसमें पार्टिसिपेट कंपनियों के लिए कंपनी ने जो एग्रीम पेमेंट्स की हैं, जो रिलायंस की तरफ से, भारतीय एयरटेल की तरफ से, वोडा की तरफ से, बहुत रिड्यूस्ड वैल्यू अगर आप देखें अदानी ने पे करी है। टेलीकॉम में अभी इस वक्त आपका व्यू क्या है, स्पेशली इस ऑक्शन से पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपका कॉन्फिडेंस है इस स्पेस में? देखिए, थोड़ा अडानी के अनाउंसमेंट को लेके थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी, बट जिस तरह से उन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है, तो उससे पता लगता है कि वो कोई ऐसा कोई बड़ा इस सेक्टर में करने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्रेशर बिल्टअप हुआ था भारतीय और रिलायंस पे, वो थोड़ा अबेट होना चाहिए। तो वहां पे एक मौका है, मुझे लगता है
कि एक डुओपोली की तरफ अपन जा रहे हैं। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया ने भी बिड किया है, वो भी इतना नहीं है कि वो पूरे इंडिया को कवर कर सके। इनफैक्ट वो अपने मेन मार्केट्स को भी कवर नहीं कर पाएंगे जिस तरह से उन्होंने बिड किया, उनके पास उतने कैपेसिटी नहीं है पैसा लगाने की। तो आई थिंक ये जो डुओपोली स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो बरकरार है और इससे प्राइसिंग पावर रहेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों रिलायंस और भारती के लिए ये पॉजिटिव न्यूज ही है जो कल आई है। तो राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, एफआईएस फ्लो पे, रुपए पे, मेटल्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, फिर बाजार के रुख पे बात होगी। लेकिन मार्केट्स एट डे हाई और राकेश जी के प्रेजेंस को में अगर आप देखें जो इस